क्या एक दबंग वकील अपनी जमींदारी को बचाने के लिए गांव वालों को उजाड़ देगा या फिर उनकी हिम्मत और एकता के सामने घुटने टेक देगा? मुंशी प्रेमचंद की यह ओजपूर्ण कहानी बांका जमींदार ठाकुर प्रद्युम्न सिंह नामक एक ऐसे ही साहसी और दबंग वकील के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिद और मर्दानगी अदालत से लेकर गांव तक अपना लोहा मनवाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कहानी सुनो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और दमदार रचना, बांका जमींदार। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक मुमताज वकील थे और अपने हौसले हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके अक्सर अहबाब कहा करते कि इजलास अदालत में उनके ये मर्दाना कमालात ज्यादा नुमायां तौर पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शाज ही किसी मुआमले में सुर्खरुई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों के हुस्ने अकीदत में जर्रा भर भी फर्क नहीं आता था। सदर इंसाफ पर जलवा फरमा होने वाले बुजुर्गों की बेखौफ आजादी पर किसी किस्म का शुबहा करना कुफ्र ही क्यों ना हो, मगर शहर के वाकिफकार लोग ऐलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मुआमले में जिद पकड़ लेते तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपना ताबे फरमान बना लेते थे। एक से ज्यादा मौकों पर उनके जीवट और जिगर वो मोजज़े कर दिखाते थे, जहां इंसाफ और कानून ने जवाब दे दिया था। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना और साफ के सच्चे जौहर शनास थे। अगर मुवक्किल को फने जोर आजमाई में कुछ दस्तरस हो तो ये जरूरी नहीं था कि वो उनकी खिदमत हासिल करने के लिए मालो जर का मिन्नतकश बने। इसीलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फ़ैक़ैतों का हमेशा जमघट रहता था, और यही वो ज़बरदस्त पुरतासीर और अमली नुक्ता कानून था जिसकी तरदीद करने में इंसाफ को भी तामुल होता था। वो गरूर और सच्चे गरूर की दिल से कदर करते थे। उनके खाना में तकल्लुफ के आस्ताने बहुत ऊंचे थे, वहां झुकने की जरूरत न थी, इंसान खूब सर उठाकर जा सकता था। ये मोतबर रिवायत है कि एक बार उन्होंने कभी मुकद्दमे को बावजूद बहुत मिन्नत विसरार के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्खड़ दहकानी था, उसने जब मिन्नत से काम निकलते न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए दहकान को साइन से लगा लिया। दौलत को जमीन से अजली मुनासिब है। जमीन में आम कशिश के सिवा एक खास ताकत होती है जो हमेशा दौलत को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और तिजारत ये दौलत की दरमियानी मंजिलें हैं, जमीन उसकी मंजिल मकसूद है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत जराखेज मौजा पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहां तक कि एक दफा उसी मौजा का जमींदार एक कत्ल के मुआमले में माखूज हुआ। उसने तो सिर्फ रस्मो रिवाज के मुवाफिक एक असामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था, लेकिन अगर आफताब की तमाजत या जिस्मानी कमजोरी या प्यास की शिद्दत उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। ये वुकला ए शहर की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा न हुआ, या मुमकिन है जमींदार की तहदस्ती को भी इसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की पनाह ली। मुकद्दमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमुक के लिए हुकूमत और इख्तियार के ताज़ा दम रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब आजमूदाकार सपेरों की तरह सांप के मांद में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें खुश्क मसलिहत के मुकाबले में अपनी मुद्दाओं का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार की तशफ़ी की और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर ऐसी जांफिशानी से मुकद्दमे की पैरवी की, कुछ इस तरह जान लड़ाई कि मैदान से फतह नुसरत के शादियाने बजाते हुए निकले। जबान एक हल्का इस फतह का सेहरा उनकी कानूनी दस्तरस के सर नहीं, उनके मर्दाना औसाफ के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नज़ायर व दफात की हिम्मत शिकन पेचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल के हौसला बख्श दिलचस्पियों में ज्यादा मुनहमिक रहते थे, लेकिन ये मुतलक़ करीं का कियास नहीं मालूम होता। ज्यादा वाकिफकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोलों और सेब व अंगूर की गोलियों ने
पुलिस के इस हमला पुरशोर को मुंतशिर कर दिया। अलगरज मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची। वो मौत के मुंह से बाहर निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार एक छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपकी नजर करता हूं। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर से उसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार आरिफाना इनकार के बाद इस नजर को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद बराई। इस मौजे के लोग निहायत सरकश और फितना पर्दाज थे, जिन्हें इस बात का फख्र था कि कभी कोई जमींदार उन्हें पाबंद अनान नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दें। समझ गए कि ये जिगर का मजबूत और आसन का पक्का शहसवार है। अषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेचकर बैलून की तलाश में दरबदर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बनियाई नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका कश कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकी हुई छतें उनके निगाह ए करम की मुंतजिर, घास से ढके हुए खेत उनके दस्त ए शफकत के मोहताज। जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर 8 पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का मुहासिरा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बावजूद पीराना साली के भजन और जाप से ज्यादा दिलचस्प और पुरमजा शुगल था। नाले पुरशोर, नदियां अथाह, चारों तरफ हरियाली और सब्जा और नुजहत का हुस्ने बसीत। उन्हें दिनों ठाकुर साहब मर्ग ए बेहंगाम की तरह गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साजो सामान, लठैतों का एक रिसाला साथ गांव के लोगों ने ये तुम्मत राख और कर्रो फर्र देखा तो रहे सहे होश अड़ गए। घोड़े खेतों में एंडने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और तब बावाजे बुलंद बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग बड़े सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेधे लर्जा की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहां जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदलकर बोले, तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल का पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सन लो। मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्द फराहम होना गैर मुमकिन था। रात इसी हैस बहस में कटी। अभी तक मिन्नत व समाजत के बरकई तासीर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बहुत इंतजार के बाद आई तो ककियामत बनकर आई। एक तरफ तो जबरो तशद्दुद और जुल्मो तहक्कुम के हंगामे गर्म थे, दूसरी तरफ दीदा ए गिरियां और आह ए सर्द और नाला ए बेदाद के। गरीब किसान अपने अपने बुख्चे लादे बेकसाना अंदाज से ताकते, आंखों में इल्तिजा, बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिलकते किसी नामालूम दयार ए गुर्बत को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव शहर एक खामोशा बना हुआ था। ये खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर शकूक होने लगे। गांव वीरान पड़ा था, कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेले, किसकी खवातीन कुओं पर पानी भरे। राह चलते मुसाफिर तबाही का ये नजारा आंखों से देखते और अफसोस करते, नहीं मालूम बेचारे गुर्बत जदों पर क्या गुजरी। आह, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह एक पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन झरखेज थी, मकानात मौजूद। रफ्ता रफ्ता जुल्म की ये दास्तां फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की हवसनाक निगाहें उस पर पड़ने लगीं। भला से जमींदार जालिम है, जाबिर है, बेरहम है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वो जैसे खुश होगा उसे खुश करेंगे।
उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर और आंखों पर रखेंगे। वो राजा हैं, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कशमकश और जंग में खुददारी और गुर्बत को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वो गांव फिर रश के गुलजार बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद नगमे खेतों में सुनाई देने लगे और औरतों की सुहानी गीतें चक्कियों पर जिंदगी की दिल फरेब जलवे नजर आने लगे। साल भर और गुजरा। जब रब्बी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी यादव को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर की उफ्तादा जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं कि अब की नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दारोगा जी के मसर्रत की तो कोई इंतहा न थी। ठाकुर साहब ने ये खुश आइंद खबरें सुनी और देहात की सैर को चले। वही तुझको एहतिशाम, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके खातिर ताजीम की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजा पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव के मेंढे पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी पेशवाई के लिए दस्त बस्ता खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वो लेमोनेड एर बर्फ था। असामियों के हाथों के तोते उड़ गए। ये पानी का बोतल उस वक्त वहां आबे हयात के दामों बिक सकता था, मगर बेचारे दहकान, अमीरों के चोंचले क्या जाने, मुजरिमों की तरह सर झुकाए दम बखुद खड़े थे। चेहरे पर खिफ़्फ़त और नदामत थी, दिलों में धड़कन और खौफ। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम्हें संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब के प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊं। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और ये प्यास तुम्हारे और तुम्हारे औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश कमजर्फ, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसका सिला ये है कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना कहर हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। ये रोना और चीखना फजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव में कोई दिया जलाने वाला तक न रहा। फूलता फलता हुआ गांव भूत का डेरा बन गया। अरसा दराज तक ये वाकया कुर्रब व जवार के मनचले किस्सा गोयों के लिए दिलचस्पियों का माखज बना रहा। एक साहब ने उस पर अपनी तब्बा ए मौजू की ज्वालानियां भी दिखाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता जहां फरबही की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने लगे, मगर चंद महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर अराजी माफ का आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियायत ने रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से तारीकी की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है, जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तिलिस्म का राज समझ में न आया। मकानात मौजूद, जमीन झरखेज, सब्जा से लहराए हुए खेत और इंसान का नाम नहीं। कोई और गांव करीब न था। वहीं फिरोक्ष हो गए। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना नगमा अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोरो जब्र की ये दास्तान तवील उन्हें सुनाई। सैरो सियाहत ने उन्हें मुश्किलात का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब के दरे दौलत पर जा पहुंचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। ये बंजारे बला के झप्पाकश, आहनी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया।
फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कोलूभाड़ों ने फिर दुखानी चादरें झेबेतन की कि तुलसी के चबूतरे पर फिर चरागा जले। रात को रंगीन तबा नौजवान की अलापें सुनाई देने लगीं। सब्जा झारों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी दरख्त के नीचे बैठे चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली सदा दर्द और असर में डूबी हुई इसका कुदरती मंजर में जादू की कशिश पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद मल्लाहत, तिल की ऊदी बहार और सुन की शोख जड़ती खेतों में अपने बूखलमू हुस्न के जलवे दिखाती थी। किसानों के मंडियों और छप्परों पर भी गुलो समर की रंग आमेजियां नजर आती थीं। उस पर पानी की हल्की हल्की फुवारें हुस्न ए कुदरत के लिए मशाता का काम दे रही थीं। जिस तरह आरिफों के दिल नूर ए हकीकत से लबरेज होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब शफाफ पानी से लबरेज थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावत बेज बुलंदियों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे। इसीलिए शेरचश्म कुदरत ने हुस्न और बरकत और उम्मीद के तोशे खाने खोल दिए थे। वकील साहब को भी तमन्नाए सैर ने गुदगुदाया। हस्बे मामूल अपने रईसाना कर्र और फर के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो कनाअत और फरागत की बरकतें चारों तरफ नमूदार थीं। गांव वालों ने उनकी तशरीफ आवरी की खबर सुनी, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने खुददारी के साथ कदम उठाते हुए देखा। उनसे बहुत खंदा पेशानी से मिले। फसल की कैफियत पूछी। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे कामिल जिम्मेदारी और इमामत की शान टपकती थी जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं, आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदलकर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूं। बूढ़े हरदास की पेशानी पर बल पड़े। गरूर को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे के नजर हो गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की हरारत से सबकी आंखें फैली और इस्तिकलाल की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे अपने जमींदार को अपना सर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में तायद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा सुर्ख हो गया। जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूं, जिसने तुम जैसे कितने ही हैकड़ों को इसी जगह पैरों से कुचल डाला है। ये कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चूटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन हशरात से मेरा गांव पाक व साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गंवार हैं। नाहका गरीबों की जान के पीछे न पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से भी आपके सिपाहियों को चुनौती है। जब चाहें दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर उसने ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी भी अंदाजे पुरगुरूर के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे, समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, लेकिन शोहदों का सरगना था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वो धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जबानों ने मुंह के अंदर वो मार के दिखाए कि आफताब मारे खौफ के पश्चिम में जा छुपा। लाठियों ने सर उठाया, लेकिन कब्ल इसके कि वो डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहिक हों, अर्जुन सिंह ने दानिशमंदी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीसने के सामान हो चुके थे। वकील साहब ने अपनी फौज की ये हालत इजहर देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँपते कांपते बेदम
खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि ये एक बेशबहा जिन्स है और उसे डंडों की जद से बचा लिया गया था। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोंकी और उनकी शुजाअत व जांबाजी की खूब दाद दी। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी बारिश हुई कि ये सब गर्दो गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाला ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी। सब लोग इकट्ठे हुए। इख्तियार और हुकूमत अगर मसनद-ए गरूर से इतराए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और कहा, मैं ईश्वर का बहुत मशकूर हूं कि मुझे इस गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वो लोग मिल गए। आपको मालूम है कि ये गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। इसका सबब यही था कि वो लोग मेरे मेयार पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिल्ली ख्वाहिश ये थी कि इस गांव में वो लोग आबाद हों जो जुल्म और सितम का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने हुकूक और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हों, जो रोब और इख्तियार की निगाह तेज देखकर बच्चों की तरह खौफ से सहम न जाएं। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और नदामत और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। मुझे इत्मीनान है कि आप नामुवाफिक हवाओं और मुतलातुम मौजों का कामयाबी से मुकाबला करेंगे। मैं आज इस गांव से दस्तबरदार होता हूं। आज से ये आपकी मिल्कियत है। आप ही उसके जमींदार और मुखतार हैं। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप फूले फले और सरसब्ज हों। इन अल्फाज ने दिलों पर तस्खीर का काम किया। लोग आखा परस्ती के जोश से मस्त हो होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आपका सा मुरब्बी और कद्रदाम और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहां पाएंगे। जांबाजाना अकीदत और हमदर्दी, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और मुअस्सर नजारा आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने फयाजाना इरादे पर साबित कदम रहे और वो 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। लेकिन उन्हीं बंजारों के विरसा अभी तक मौजा साहबगंज के मुआफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजा और मिन्नतें करती हैं। और गो अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरिदास के नाम पर अब भी फख्र करते हैं। और भादों सुदी एकादशी के दिन अब भी उस मुबारक फतह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। बांका जमींदार प्रेमचंद की साहसिक कहानी, पाजाने, भावपूर्ण सारांश और विश्लेषण बात ने सामने हुक के साथ। क्या एक दबंग वकील अपनी जमींदारी को बचाने के लिए गांव वालों को उजाड़ देगा या फिर उनकी हिम्मत और एकता के सामने घुटने टेक देगा? मुंशी प्रेमचंद की यह ओजपूर्ण कहानी बांका जमींदार ठाकुर प्रद्युम्न सिंह नामक एक ऐसे ही साहसी और दबंग वकील के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिद और मर्दानगी अदालत से लेकर गांव तक अपना लोहा मनवाती है। परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कहानी सगर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और दमदार रचना, बांका जमींदार। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक नामी वकील हैं, जिनकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय पूरे शहर में मशहूर है। वे मुश्किल से मुश्किल मुकदमों को भी अपनी वाकपटुता और दबंगई से जीत लेते हैं। जब वे एक जमींदार को कत्ल के आरोप से बचाते हैं तो इनाम के तौर पर उन्हें एक उपजाऊ गांव मिलता है। लेकिन इस गांव के लोग अपनी आजादी के आदी हैं और किसी भी जमींदार की हुकूमत को आसानी से स्वीकार नहीं करते। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। इस गांव को अपनी मर्जी से चलाने की ठान लेते हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या होगा जब एक बांका जमींदार अपनी ताकत के दम पर गांव वालों को झुकाने की कोशिश करेगा? आइए इस कहानी के भावपूर्ण सफर पर चलते हैं। कहानी का भावपूर्ण सारांश। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक सफल वकील हैं, जिनकी दबंगई और वाकपटुता के किस्से मशहूर हैं। एक बार वे एक जमींदार को कत्ल के आरोप से बचाते हैं, जिसके बदले में उन्हें एक उपजाऊ गांव मिलता है।
ठाकुर साहब अपनी शान और शौकत के साथ गांव में प्रवेश करते हैं और गांव वालों को 3 साल का पेशगी लगान जमा करने का फरमान सुनाते हैं। साथ ही अवज्ञा करने पर गांव को उजाड़ देने की धमकी भी देते हैं। गांव वाले इस अन्यायपूर्ण फरमान से डर जाते हैं और गांव छोड़कर जाने लगते हैं। पूरा गांव वीरान हो जाता है। लेकिन ठाकुर साहब की यह जीत स्थायी नहीं रहती। 1 साल बाद कुछ बंजारे उस वीरान गांव में आकर बस जाते हैं। वे मेहनती और साहसी होते हैं और धीरे धीरे गांव को फिर से आबाद कर देते हैं। जब ठाकुर साहब को गांव के फिर से बसने की खबर मिलती है तो वे अपनी पुरानी शान और शौकत के साथ गांव का दौरा करते हैं। लेकिन इस बार गांव वालों का रवैया बदला हुआ होता है। बूढ़ा हरदास गांव वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए ठाकुर साहब के सामने अपनी इज्जत और हक की बात करता है और किसी भी तरह का अपमान सहने से इनकार कर देता है। ठाकुर साहब अपने लठैतों को गांव वालों को सबक सिखाने का आदेश देते हैं, लेकिन गांव वाले भी एकजुट होकर उनका मुकाबला करते हैं। दोनों पक्षों में झड़प होती है, लेकिन अंततः ठाकुर साहब के लठैत हार मानकर भाग जाते हैं। इस घटना से ठाकुर साहब को एहसास होता है कि दबंगई से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से लोगों का दिल जीता जा सकता है। वे गांव वालों से माफी मांगते हैं और गांव को हमेशा के लिए उन्हें सौंप देते हैं। गांव वाले भी ठाकुर साहब के इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। ये थी कहानी। बांका जमींदार प्रेमचंद की एक सशक्त रचना है जो हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत हमेशा हार में होता है। ये कहानी ठाकुर प्रद्युम्न सिंह के अहंकार और दबंगई से लेकर उनके पश्चाताप और उदारता तक के परिवर्तन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। बूढ़ा हरदास और बंजारों की हिम्मत और एकता यह संदेश देती है कि एकजुट होकर अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व दबंगई में नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और उनके साथ न्याय करने में निहित है। ठाकुर साहब का अंततः गांव वालों को गांव सौंप देना उनके हृदय परिवर्तन और मानवीय मूल्यों की जीत का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी सुनो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।